जैसा कि हम जानते हैं, हम एनएबीएच के लिए अगर जाना चाहते हैं तो मोस्टली कुछ चीजें मुझे अस्पताल की तरफ से चाहिए होती हैं, जिनके के माध्यम से हम उन चीजों को आपका जो भी एनएबीएच को लेकर आपका फॉर्म है, एप्लीकेशन है, उसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं एनएबीएच ऑफिस में। कुछ चीजें हमें चाहिए होती हैं जिसकी कि मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। उन चीजों में सबसे पहली चीज है हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन होना। यह रजिस्ट्रेशन आपका सीएमओ से, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या सिविल सर्जन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, किसी के भी माध्यम से हो सकता है। कई जगह ये लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से होता है, कई जगह म्युनिसिपैलिटी के माध्यम से होता है। तो एक आपका हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। इस रजिस्ट्रेशन में कम से कम आपके यहाँ जो बेड संख्या है वो हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो, कब से वैलिड है और कब तक वैलिड रहेगा, इस चीज की इसमें जरूर से जरूर मेंशन होना चाहिए। तो ये पहली प्राथमिकता है। इसके बाद में बायोमेडिकल वेस्ट का जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सर्टिफिकेट होता है वह चाहिए होगा। आपको एक बायोमेडिकल वेस्ट एजेंसी से एग्रीमेंट करना होगा, जिसमें कि आपके यहाँ कितने बेड हैं यह भी मेंशन होना बहुत जरूरी है। इसके बाद साथ में अगर आपके पास में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की सुविधा है तो आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आपके पास अल्ट्रासाउंड की सुविधा है तो आपको पीसीपीएनडीटी का लाइसेंस लेना होगा। अगर आपके पास में एक्सरे इत्यादि उपकरण, जैसा कि एक या एक फैमिली हॉस्पिटल बनाने के लिए आपके पास में एक्सरे होना अति आवश्यक है। कम से कम एक मोबाइल एक्सरे तो होना अति आवश्यक है ही। तो इस मोबाइल एक्सरे का AERB सर्टिफिकेट होना बहुत ही आवश्यक है। एक फार्मेसी का लाइसेंस होना जरूरी है। अगर एक कंपोजिट लेबोरेटरी होती है तो ज्यादा अच्छी बात है, जिससे कि आपके इमरजेंसी में मरीजों को सहायता मिल सके, तुरंत ही सहायता मिल सके। इसके साथ ही में इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, जैसे आपके यहाँ पे लिफ्ट होगी, जैसे आपके यहाँ ट्रांसफार्मर अगर है तो इन चीजों का एक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का एक आपको सर्टिफिकेट विद्युत विभाग के द्वारा दिया जाता है, वह होना भी आवश्यक है। इन सभी चीजों के साथ ही में एक चीज है, अगर आपका अस्पताल 100 बेड का है या 50 बेड से ऊपर है तो फायर की एनओसी ये होना अति आवश्यक है। अगर फायर की एनओसी आपके पास नहीं होती है तो एक्सटर्नल फायर ऑडिट आप करवा सकते हैं। इस ऑडिट के माध्यम से भी काफी कुछ चीजें पूर्ण की जा सकती हैं। इसके साथ ही में अगर 50 बेड से ऊपर का आपका अस्पताल है तो एयर एंड वाटर का कंसेंट भी आजकल बहुत जरूरी हो गया है। इसके साथ ही में कुछ जगहों पर साउंड इत्यादि का कंसेंट लेना भी बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि साउंड पोल्यूशन भी कहीं ना कहीं होता है। अब इसके बाद चलते हैं कुछ एग्रीमेंट्स पे, जैसे पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, पेस्ट कंट्रोल, सिक्योरिटी, लॉन्ड्री, बायोमेडिकल वेस्ट एजेंसी या आपके यहाँ सिक्योरिटी एजेंसी, मेडिकल गैस पोल्यूशन के लिए जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन इत्यादि के लिए यह एग्रीमेंट भी बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही में डाइटरी, जैसे कैंटीन सुविधा आप कैसे अपने मरीजों को देते हैं। जैसे कई बार ये हो जाता है, साधारण खाना तो प्रत्येक मरीज घर से भी ले आता है, परंतु कई बार जैसे आरटी फीड्स हो गई, जैसे दाल का पानी देना है, सैको वाटर देना है, तो इन चीजों के लिए छोटी सी कैंटीन आपके यहाँ जरूर होनी चाहिए, जहां से आप मरीजों को ये चीजें दे सके। कई बार घर वाले ये चीजें उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। उस कंडीशन में होता यह है कि मरीज की स्थिति उतना इंप्रूव नहीं होती है इन सब चीजों की कमी के कारण, तब हमको इन चीजों की आवश्यकता महसूस होती है। इसके साथ ही में जो भी आप स्पेशलिटी लेना चाहते हैं, जैसे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑप्स एंड गायनी, पीडियाट्रिक्स, ये मैंने जो बताई है बेसिक 4 है। प्लस अगर इमरजेंसी या क्रिटिकल केयर की सुविधा लेना है तो उसमें एनेस्थीसिया की भी आपको स्पेशलिटी लेनी होगी। तो इनके कंसल्टेंट डॉक्टर्स आपके पास उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। उनके डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनका काउंसिल से रजिस्ट्रेशन, यह अति आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि जनरल मेडिसिन के डॉक्टर्स ने सिंपल एमबीबीएस किया और उसके बाद में क्या किया, यूपीएमसीआई में रजिस्ट्रेशन करवा लिया या अपने जैसे मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लिया। इसके बाद में जब उन्होंने एमडी किया तब उन्होंने अपनी डिग्री को एनरोल नहीं करवाया। तब इस दशा में वह डॉक्यूमेंट्स एक फिजिशियन के लिए मान्य नहीं होते हैं। आपके एज अ रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर में तो वह डॉक्यूमेंट मान्य होंगे, परंतु अगर आपने काउंसिल में एडिशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट नहीं जमा करवाया है तब की कंडीशन में वह आपके जनरल फिजिशियन या जनरल मेडिसिन के कंसल्टेंट नहीं कहलाएंगे, वह सिर्फ रेजिडेंट मेडिकल डॉक्टर बनकर रह जाएंगे। तो ये सभी मेरी डॉक्टर से अपील है कि एक बार जब भी आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोई भी लें तो आप अपनी मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन जरूर से जरूर करवाएं। अदरवाइज उस डिग्री की महत्ता, आप भले ही अपने लोकल लेवल पे इन चीजों को प्रचार कर सकते हैं, परंतु जब एनएबीएच में जाती है ऐसी डिग्रियां तो वहां पे ये चीजें मान्य नहीं होती हैं।
इसके साथ ही में आपको जो फाइल्स हैं, फाइल्स को डिटेल्ड में भरना रहता है। जैसे कि सबसे पहले तो कोई भी पेशेंट आपके यहाँ आया, वह इमरजेंसी से इंटर करेगा या फिर ओपीडी से इंटर करेगा। इमरजेंसी से गया तो इमरजेंसी का नर्सिंग इनिशियल असेसमेंट होगा, डॉक्टर्स इनिशियल असेसमेंट होगा। ओपीडी में आया है तो ओपीडी में आप पहले डिटेल्ड में पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, चीफ कंप्लेंट्स, क्या इन्वेस्टिगेशंस उसको सजेस्ट की हैं, क्या उसके वाइटल साइन रहे हैं, क्या आपने डाइटरी उसका इनरोलमेंट किया है कि नहीं किया है, डाइटरी स्क्रीनिंग की है या नहीं की है, ये सारी चीजें देखेंगे। इसके बाद में आप जब भी अपने यहाँ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे तो उन्हें कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। एंड लास्ट वन, अगर आप उसको भर्ती करना चाहते हैं तो आप उसमें ये नोट जरूर डालेंगे, द पेशेंट नीड टू बी एडमिटेड इन आईसीयू और जनरल वार्ड और एज पर योर कन्वीनियंस, ये आप जरूर डालेंगे। इसके लास्ट में आपके पास में जो भी मोहर आपकी होनी चाहिए, यानी कि जहां कहीं भी आपका साइन होगा उसमें SNDT यानी साइन, नेम, डेट एंड टाइम, ये चीजें होना अति आवश्यक है। इसके बाद में अगर इन दो चीजों के बाद में आपका पेशेंट भर्ती हो जनरल वार्ड या आईसीयू आप कहीं भी एडमिट कर सकते हैं। करने के साथ ही में क्या होगा कि अब उसका डिटेल्ड में असेसमेंट होगा क्योंकि रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर द्वारा किया जाएगा। इसके बाद में जब डिटेल में आपका असेसमेंट कर लेंगे तो 24 घंटे के अंदर उस पेशेंट का प्लान ऑफ केयर आइदर कंजर्वेटिव आइदर सर्जिकल बनाना ही बनाना होगा और उसको मेंशन करना होगा, जिसमें कि प्रोविजनल डायग्नोसिस, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ केयर एंड अदर एनीथिंग स्पेशल या स्पेशल नीड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं। सेम टू सेम SNDT साइन एंड डेट टाइम हर जगह नहीं होंगे। देन आफ्टर नर्सिंग का एक इनिशियल असेसमेंट होगा जो कि पहले भी हो सकता है लेकिन ये वार्ड में होगा दोबारा से। जो हमने इमरजेंसी में किया दैट इज अ वेरी स्मॉल थिंग, कि जैसे कि हमने क्या किया इमरजेंसी में जो चीजें हमको बहुत जरूरी थी, जैसे डाइट स्कोर हमने कर लिया, हमने पेन स्कोर कर लिया, उसका वाइटल्स ले लिए, ट्राइनिंग कर ली, दैट इज द थिंग्स। बट वार्ड की डिटेल्स में होगी, जैसे ड्रिंक करता है पैसेंट नहीं करता है, सिगरेट लेता है नहीं लेता है, किसके साथ क्या है, वल्नरेबल है या नहीं है, मोस्ट फॉल स्कोर भरा जाएगा, बेडसो के स्कोर भरे जाएंगे, डिटेल में उसका डाइटरी असेसमेंट होगा, डिटेल में उसका फिजियोलॉजिकल असेसमेंट होगा कि उसको फिजियोथेरेपी की तो नीड नहीं, इसके बाद में डायलिसिस, ये सारी चीजें जो होंगी ये वार्ड में होंगी। देन आफ्टर डेली का डॉक्टर्स का एक प्रोग्रेस नोट होगा, क्या डेली की चीफ कंप्लेंट्स आ रही है, क्या आपने उसको डेली ऑब्जर्व किया, सिस्टमिक एग्जामिनेशन क्या किया, साथ में जो आपने दवाई प्रिस्क्राइब की वो आप कैपिटल लेटर से प्रिस्क्राइब करेंगे। आपको डाइटिशियन को कोई नोट देना है या आपको कोई फिजियोथेरेपिस्ट को नोट देना है वो आप उसमें लिख सकते हैं। लास्ट में SNDT वो तो मैंडेटरी ही है। देन आफ्टर इसी तरह नर्सिंग स्टार्ट भी अपने वाइटल चार्टिंग करेंगे, मेडिकेशन चार्ट में कब दवाई कब दी गई कब नहीं दी गई उस चीज का साइन करेंगे। इसके साथ ही में एक रीअसेसमेंट करेंगे। रीअसेसमेंट का मतलब कौन कौन सी केयर रूटीन रूप से दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, ये सारी चीजें। इसके अलावा पेशेंट एजुकेशन में पेशेंट आया क्या उसको प्रोविजनल डायग्नोसिस एक्सप्लेन की गई या नहीं की गई, देन आफ्टर क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो एक्सप्लेन किया गया या नहीं किया गया। ऐसे करते करते लास्ट में डिस्चार्ज चेकलिस्ट यानी कि डिस्चार्ज टाइम से क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी, इन सारी चीजों को हमें उसे एक्सप्लेन करना रहेगा। लास्ट में डिस्चार्ज कार्ड बनेगा, डिस्चार्ज कार्ड से पहले डिस्चार्ज चेकलिस्ट होगी, डिस्चार्ज कार्ड में ये सारी चीजें जैसे कि प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या थी, देन फाइनल डायग्नोसिस क्या थी, क्या ट्रीटमेंट लेकर वो कहीं से आया था या पास्ट हिस्ट्री क्या थी, प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है उसकी, चीफ कंप्लेंट क्या थी उसकी, देन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमने क्या दिया, कौन सी दवाई उसको चलाई, सर्जरी हुई तो कौन सा एनेस्थीसिया हमने दिया, अगर उसको उसे सर्जरी में कौन सी प्रकार की सर्जरी हुई है, क्या स्टेप्स रहे सर्जरी में, इन सही। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कि क्या दवाई उसे घर पे जाके लेनी है, इन दवाओं को कैपिटल लेटर्स में और हो सके तो उसकी ही भाषा में इंस्ट्रक्शन दिए जाए, जैसे गर्म दूध के साथ में, गर्म पानी के साथ में, दिन में 2 बार, दिन में 1 बार, इस तरीके से लिखा जाए। देन आफ्टर हमको ये जरूर लिखना है कि व्हेन एंड हाउ टू ऑपरेट अर्जेंट केयर सच एज लाइक, अगर किसी को हेमेटोसिस होती है, खून से भरी उल्टियां आती हैं तो क्या होगा वो तुरंत अस्पताल में संपर्क करे और मैं अपने यहाँ का इमरजेंसी नंबर भी देना करूंगा। ये सारी फाइल का जो फॉर्मेट है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो आपके साथ बैठे हैं वो आपको दे देंगे, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, इन्हीं चीजों की स्टेशनरी में आपको प्रिंट करना है, पेंट राइटिंग वगैरह जैसे पानी की टंकी पे पुताई कहीं सीलन आ गई उसको अच्छा करवाना है, ये सारी चीजें करवाई जाएंगी। देन इसके बाद स्टाफ बहुत महत्वपूर्ण पहलू है पेशेंट केयर में
कि हमारे पास में पूरे अस्पताल में जो स्टाफ का रेशियो होगा वो आईसीयू में होगा 2 तरीके का रेशियो, वेंटिलेटर वाले पेशेंट के लिए 1:1 और नॉन वेंटी के लिए 1:2। इसी तरीके से प्राइवेट वार्ड के लिए 1:4 एंड जनरल वार्ड के लिए 1:6 का रेशियो हम ले सकते हैं। अगर आपके पास न्यूनेटर्स है तो वहां 1:1 ही यूज होगा। इस तरीके से आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठ के कैलकुलेशन कर सकते हैं, या ये मान सकते हैं कि 30 बेड के अस्पताल में मिनिमम कितना आपको स्टाफ चाहिए होगा। तो अगर आप 3 शिफ्ट चलाते हैं तो मिनिमम आपके पास में 28 स्टाफ को होना ही चाहिए। अगर आप 30 बेड के अस्पताल में 2 शिफ्ट डे एंड नाइट चलाते हैं तो कम से कम आपके पास में 22 स्टाफ होना ही चाहिए। इस तरीके से ये स्टाफिंग होती है। इसके साथ ही में कुछ और स्टाफ उनको चाहिए होते हैं क्योंकि पेशेंट केयर में बहुत अच्छी महत्ता रखते हैं, जैसे कि इंफेक्शन कंट्रोल नर्स हो गए, नर्सिंग इंचार्जेस हो गए, बायोमेडिकल इंजीनियर्स हो गए, एमआरई टेक्नीशियंस हो गए, एचआर डिपार्टमेंट हो गया। ये सब नॉन क्लिनिकल है बट दे आर वेरी मच नीडफुल। Otherwise, some person need to be carrying these responsibilities. Otherwise, who can carry this? Because doctors have not so much time to complete these tasks such as HR, files, and many other things. Then after biomedical equipment जैसे हमारे पास अगर 5 बेड का आईसीयू है तो एटलीस्ट 2 to 3 हमारे पास में वेंटिलेटर्स होने चाहिए। देन आफ्टर ऑल बेड पे बाईपैप एंड सीपैप अवेलेबल होने चाहिए। इस तरीके से इन्फ्यूजन पंप्स है, डिफिब्रिलेटर्स हैं, ये सारी चीजें अस्पताल में उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा एक ऑफिस सबको चाहिए जहां पे कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारी चीजें उपलब्ध हों। कुछ पेशेंट सेफ्टी की डिवाइसेज जैसे ब्लड बार्स हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया किट हो गई, स्पिल किट हो गई, वाटर कूलर्स हो गए, सीएसएचजी के इंडिकेटर्स हो गए, जो कि ये इंप्रूव करते हैं कि हाँ ये स्टेरिलाइजेशन वाकई में हो गया है, क्योंकि वो कलर चेंज करते हैं जैसे क्लास 5 एंड क्लास 6 का जो भी इंडिकेटर्स है। ये चीजें एल्बो टैप्स हो गई, एईडी हो गई, नीडल कटर्स हो गए, एम2 कटर्स हो गए, रिस्ट बैंड्स हो गए, ये सारी चीजें। देन आफ्टर हमारे पास फार्मेसी में एक ड्रग फार्मूलरी होनी चाहिए। अपने अस्पताल में प्रत्येक मरीज के लिए यूएचआईडी, यूनिक हॉस्पिटल आइडेंटिफिकेशन डिजिट, ये चीज प्रत्येक मरीज के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। ये सारी चीजें कंप्लीट हमको करना है। क्या होता है कि जब भी कोई मरीज हमारे यहाँ आता है तो हम उसकी यूएचआईडी जनरेट करवा देते हैं। यूएचआईडी जनरेट करवाने से क्या फायदा होता है, जब भी नेक्स्ट टाइम वो मरीज आता है तो आपके रिसेप्शन के स्टाफ को पूरी डिटेल्स फिर से फिलअप नहीं करनी पड़ेगी, केवल वो यूएचआईडी नंबर वहां पे इंटर करेगा और सारी उसकी बैग की डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। कब वो हमारे अस्पताल है, किस डॉक्टर को दिखाया, कितने दिन भर्ती है, क्या चीजें, ये सारी चीजें आपके सामने खुल के आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपके लिए बड़ी ही फायदेमंद रहेगी। इसके बाद प्रत्येक जो भी बायोमेडिकल इक्विपमेंट है उनका कैलिब्रेशन होना बहुत जरूरी है। डिपार्टमेंटल रूटीन वर्क कोऑर्डिनेशन के लिए 1 या 2 लोग आपके यहाँ रिप्रेजेंटेटिव हो जाए, ये भी बहुत आवश्यक है। इसके अलावा छोटी मोटी चीजें जैसे ओटी में जोड़िंग होना, ये सारी चीजें भी हम आपसे लेते हैं। इन सारी चीजों को हम आपसे लेंगे। इसके अलावा बहुत सारी जो चीजें हैं उनको हम आपको समझाएंगे, आपके स्टाफ को ट्रेन करेंगे। इस तरीके से एनएबीएच का जो पूरा सफर है उसको हम मिलकर तय करेंगे। थैंक यू।